अपवर्तन के पश्चात अब हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो बात करते हैं परावर्तन पर कि आखिरकार परावर्तन है क्या। जब प्रकाश किसी चिकने एवं पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वो आता है। तो इस प्रकार प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए शर्त यह है कि तल चिकना एवं पॉलिशदार होना चाहिए। देखिए इस तरह से मान लीजिए मेरे पास कोई तल है जिसका एक पृष्ठ निचला जो पृष्ठ है वो कैसा है, पॉलिशदार है। ये जो मैं डैश लाइन जो बना रहा हूं इसका मतलब है ये है पॉलिशदार तल, ठीक। और इसके ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है ये है चिकना तल, ठीक। अब मुझे इस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित करना है तो प्रकाश आपतित करने के लिए मुझे एक बिंदु ऐसा मानना पड़ेगा जहां मैं प्रकाश आपतित करूं और वो बिंदु मैंने माना है O और उस O बिंदु से मैंने एक लंब खींच दिया और इसका नाम आप पहले से ही जानते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अभिलंब। तो मुझे इसी बिंदु पर प्रकाश आपतित करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने प्रकाश आपतित कराया O एक प्रकाश किरण के रूप में, ये यहाँ पर टकराएगा और टकराने के पश्चात ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा जिस तरीके से ये आया था। तो प्रकाश के इस तरीके से वापस लौटने की घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये किरण जो है आपको पहले ही पता है, इस किरण का नाम है आपतित किरण और ये जो कोण है ये कोण है आपतन कोण। और आपतन कोण को आपने डिनोट किया था किससे, आई से। अब इसके बाद ये जो किरण है इस किरण का नाम है परावर्तित किरण और इसका जो कोण है इस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। और इस परावर्तन कोण को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो ये जो घटना है ये घटना कहलाती है प्रकाश के परावर्तन की। अब मैं बात कर लेता हूं प्रकाश के परावर्तन के नियमों की। परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम सेम टू सेम वही है जो अपवर्तन के नियम में था। क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण सभी एक तल में होते हैं। और जो इसका दूसरा नियम है वो थोड़ा सा अलग है, वो आपको याद करना पड़ेगा। पहला तो आपको मालूम पड़ गया, तो दूसरा नियम है, दूसरा नियम होता है आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण। यानी कि कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो ये कौन सा नियम है, ये इसका दूसरा नियम है, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोगों की। तो प्रकाश के परावर्तन के अनुप्रयोग जो होंगे उसमें हम यूज करने वाले हैं दर्पणों का। दर्पण क्या होते हैं, वह तल जिसमें एक तल पॉलिशदार एवं दूसरा तल चिकना होता है, क्या कहलाते हैं, दर्पण कहलाते हैं। दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। और उन तीन प्रकारों में एक तो होता है समतल दर्पण, ठीक है। तो मैं यही थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। पहला कौन सा होता है, समतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण और तीसरा होता है उत्तल दर्पण, ठीक। ये जो 2 और 3 नंबर हैं ये कहलाते हैं गोलीय दर्पण। क्यों, क्योंकि जो इनके तल होते हैं वो गोलीय होते हैं। यहाँ पर समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत
और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है माइनस, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है प्लस। इस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम जान लें कि आखिरकार समतल दर्पण क्या होते हैं। ठीक, समतल दर्पण, समतल दर्पण एकदम प्लेन होता है, इसमें कोई भी गड्ढा या उभार नहीं होता, जिसके एक तरफ चिकना हिस्सा होता है और एक तरफ होता है पॉलिशदार तल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। अब देखिए मैंने एक इस प्रकार का दर्पण लिया, ठीक, तो ये जो दर्पण कहलाता है ये कहलाता है अवतल दर्पण। इसमें जो दबा हुआ भाग है वो चिकना है और उभरा हुआ भाग इसका पॉलिशदार है। ठीक बेटा, आगे बात समझ, यानी अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर पॉलिश होगी। अब एक और दर्पण मैं आपके लिए बना दे रहा हूं इस तरीके से। ये जो दर्पण है ये कहलाता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण की पहचान क्या है, उत्तल में दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और इसका उभरा हुआ भाग चिकना होता है। ठीक बेटा, तो ये आपको उम्मीद है कि दर्पणों के बारे में आपको मालूम पड़ गया होगा। अब हम बात करते हैं दर्पणों के मुख्य भाग। ठीक, तो दर्पणों के मुख्य भाग समझने के लिए मैं यहां पर देखिए एक दर्पण बनाता हूं। तो ये जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव, और इसको हम बोलते हैं पीसे। और ये जो लाइन खींची है इसका नाम क्या है, इस लाइन को आप पहले से ही जानते हैं, और इस लाइन को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, इसके बाद ये जो दर्पण है ये एक गोले का हिस्सा है, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो, और जो उसका केंद्र होगा उस केंद्र को मैं मानूं O से, और ये जो त्रिज्या होगी R। तो ये जो नाम है इसका, ये वाला नाम, इसको C भी ले सकते हैं और O भी ले सकते हैं, जैसे कि, ठीक ना। तो ये जो बिंदु है ये बिंदु कहलाता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। अब ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के ठीक बीच में एक बिंदु और होता है F, उसको हम बोलते हैं फोकस बिंदु। ठीक बेटा, तो देखो आपको क्या मालूम पड़ा, ध्रुव मालूम पड़ गया, दर्पण के ठीक बीच में होगा मुख्य अक्ष, पहले से मालूम है आपको, वक्रता केंद्र को C से भी लिख सकते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या O और P के बीच की दूरी फोकस बिंदु, यानी कि O और P के ठीक बीच में, और यानी कि F और P के बीच की दूरी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से, और इस स्मॉल f को क्या बोलते हैं, इस स्मॉल f को हम बोलते हैं फोकस दूरी। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं उत्तल दर्पण की। तो देखिए उत्तल दर्पण में अगर मैं इस दर्पण का गोला बनाऊं तो ये ठीक इसके अपोजिट साइड बनता है, तो इसलिए अवतल दर्पण के अपोजिट साइड में ही इसके वक्रता केंद्र होंगे, वक्रता त्रिज्या होगी, फोकस बिंदु होगा और फोकस दूरी होगी। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रहा होगा। यहीं पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध, यानी कि इनमें क्या संबंध है, तो ये संबंध है R बराबर 2f, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की ठीक दूनी है, तो ये संबंध इन दोनों में है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे, हम चर्चा करने वाले हैं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
तो सबसे पहली बात कि दर्पण द्वारा आखिरकार प्रतिबिंब बनेंगे कितने। जिस तरह से हमने उत्तर लेंस में देखा था इस तरह से ही हम इसमें देखेंगे। उत्तर लेंस में क्या था, उत्तर लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता था, फोकस दूरी होती थी, डबल फोकस दूरी होती थी और अनंत होता था। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, एक बिंदु है ध्रुव, दूसरा बिंदु फोकस बिंदु, तीसरा वक्रता त्रिज्या और लास्ट में आकर के जो चौथा पॉइंट होता है वो अनंत होता है, आप सबको मालूम है। तो इस समय इस कंडीशन में कितने प्रतिबिंब बनेंगे देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी होगी पहला प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा जब वस्तु अनंत और सी के बीच में कहीं भी हो तो दूसरा प्रतिबिंब बन जाएगा, अगर वस्तु सी पर रखी हो तो तीसरा, और सी और एफ के बीच में रखी हो तो चौथा, एफ पे रखी हो तो पांचवा और एफ और पी के बीच में रखी हो तो छठा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 6 आपको प्रतिबिंब बना के दिखाने हैं मुझे। तो पहला क्या है, पहला है जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। बेटा ये अनंत का निशान है, जब वस्तु कहां पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो फोकस दूरी आप पढ़ लेना कि फोकस दूरी क्या है, दर्पण में फोकस दूरी क्या है कि अनंत से चलने वाली प्रकाशिक किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस बिंदु बोलते हैं। तो अब जो अनंत से जो प्रकाशिक किरणें आती हैं वो आती है मुख्य अक्ष के समांतर। इसलिए हमने माना कि कोई वस्तु कैसे रखी है, कोई वस्तु रखी है अनंत पर, तो अनंत से जो प्रकाशिक किरणें आएंगी वो आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु से होकर के जाएंगी। और जिस बिंदु से होकर के जाएंगे उस बिंदु का नाम क्या है, एफ है। तो देखिए ये सारी की सारी किरणें कहां काट रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं और उस बिंदु का नाम क्या है, उस बिंदु का नाम फोकस बिंदु। तो आपका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। तो आपको क्या लिखना है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर बनेगा। कैसा बनेगा, देखो मुझे प्रतिबिंब की बात करनी है, 3 पॉइंट्स में बात करनी है। पहला देखना है वास्तविक है या आभासी, दूसरा सीधा है या उल्टा, और तीसरा क्या देखना है, तीसरा देखना है बड़ा है या छोटा। ठीक, इस कंडीशन में बात करनी है। अब देखिए प्रतिबिंब एफ पर बनेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनना है, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनना है बिंदु के आकार का। तो कैसा, आप क्या लिखोगे, बहुत छोटा प्रतिबिंब। और ये आपको इसमें दिखाई नहीं देगा लेकिन ये बनता है उल्टा। ठीक, कैसा बनता है बेटा, उल्टा, बहुत छोटा हो गया। अब वास्तविक है या आभासी, तो ये किरणें वास्तविक काट रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब होगा वास्तविक। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो देखो दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और सी के बीच में कहीं भी रखी हो। तो मुझे वस्तु कहाँ रखनी है, मुझे वस्तु रखनी है अनंत और सी के बीच में कहीं भी, तो मैंने यहाँ रख दी। ठीक, तो मुझे 2 रूल फॉलो करने हैं। पहला है जब वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो वो कहां से होकर के जाती हैं, वो जाती है फोकस बिंदु से होकर के। और दूसरी किरण आपको पता है कि अगर कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, नहीं तो बुक में लिखे हुए हैं प्रतिबिंब में नियम उन्हें आप पढ़ लेना। जब कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो देखो इन दोनों प्रकाशिक किरणों ने कहां काटा, इस बिंदु पर काटा, तो इसलिए प्रतिबिंब बन जाएगा इस बिंदु पर। और ये जो बिंदु है, ये बिंदु कहां है, सी और एफ के बीच में है। तो वस्तु कहां रखी है दूसरी कंडीशन में, वस्तु अनंत एवं किसके बीच में हो, सी के मध्य हो। अगर इस कंडीशन में है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब सी एवं एफ के मध्य बनेगा। ठीक बेटा, और कैसा बनेगा देखो, ये अगर मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु रखी हुई है ऐसे, तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ऐसे। तो
प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा उल्टा। और आकार कैसा होगा? आकार आपको दिखाई दे रहा होगा, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो आकार हो जाएगा इसका छोटा। और किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। ठीक, ये आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 की। तो देखिए तीसरे पॉइंट में क्या है? तीसरे पॉइंट में है जब वस्तु सी पर रखी हो। ठीक, सी माने वक्रता केंद्र। जब वस्तु सी पर हो, तो देखिए मैंने वस्तु कहां रख दी? मैंने वस्तु रख दी सी पर। वैसे दो प्रकाशित किरण चलेंगी। पहली प्रकाशित किरण जो कहां पर जाएगी? जो फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। और तीसरी प्रकाशित किरण, तो तीसरा रूल है कि अगर यदि कोई प्रकाशित किरण F से होकर के जाती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात हो जाती है। ठीक, थोड़ा जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब, ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के ही आकार का। हालांकि इसमें थोड़ा सा ये गैप ज्यादा हो गया है, इस वजह से ये समांतर जाएंगे तो मिल नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो प्रतिबिंब बनेगा आपका यहाँ पर बनेगा। और ये जो प्रकाशित किरण है ये मुझे थोड़ा सा फोकस बिंदु मुझे ठीक यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु सी पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा वस्तु के आकार का। ठीक, क्यों? क्योंकि परावर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें इस बिंदु पर काट रही हैं, तो आपको क्या लिखना है? प्रतिबिंब सी पर बनेगा। प्रतिबिंब बेटा कहां बनेगा? प्रतिबिंब सी पर बनेगा, वस्तु के आकार का बनेगा। और कैसा होगा? उल्टा या सीधा? देखो वस्तु ये है, प्रतिबिंब ये है, उल्टा बनेगा और आकार हो गया। ठीक, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा? प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा होगा कि किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। ठीक है ना? ये बात समझ आ रही होगी। आपको याद करना है कि अगर वस्तु सी पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरी जो किरण है वो एफ से होकर के जाएगी। बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया है। जो प्रकाश किरण एफ से होकर के जाएगी वो परावर्तन के पश्चात जहां पर काटेंगे प्रतिबिंब आपका वही बन जाएगा। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है अगर वस्तु सी और एफ के बीच में कहीं भी रखी हुई हो। तो बेटा देखिए मैंने वस्तु सी और एफ के बीच में यहां रख दी, तो मुझे वही दो नियम चाहिए। पहला नियम कौन सा? अगर कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर के गुजरती है। ठीक, और जो दूसरी किरण होगी, दूसरी किरण आप दूसरा रूल आप बताइए कि अगर कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किरणें कहां पर काट रही हैं? ये किरणें काट रही हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये किरणें काट रही है, देखो सी से दूर, अनंत तो बहुत दूरी पर होगा। ठीक है ना? तो ये प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनेगा। तो ये किरण कहां, देखो ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? ये बन रहा है सी से दूर। तो ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में क्या है? जब वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी हो। जब वस्तु सी एवं एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब सी से दूर बनेगा। ठीक, कैसा होगा? अब की बार देखो वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा।
और वास्तविक बनेगा, या आपको बताइए वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो देखो पॉइंट नंबर 5 कहाँ है? जब वस्तु कहां पर रखी हो? जब वस्तु F पर। तो बेटा देखिए, जब वस्तु F पर रखी हो, तो मैंने वस्तु F पर रख दी, तो इससे एक प्रकाशीय किरण समांतर आएगी, तो वो कहां से निकलेगी? वो निकलेगी F से होकर के। और एक प्रकाशीय किरण जो C से होकर के आएगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात जैसी आई थी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किरणें एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए ये दोनों आपस में किरणें कहीं भी नहीं काटेंगी। और कहीं भी नहीं काटेंगी, इसका मतलब हमने क्या मान लिया? इसका मतलब ये माना है कि ये किरणें अनंत पर काटेंगी। ठीक, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक बेटा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, कैसा होगा? वास्तव में किरणें काटेंगी चाहे अनंत पर काटे, तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। इसके बाद देखो, और बड़ा हो गया, वास्तविक हो गया, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा? जहां भी प्रतिबिंब बनेगा तो इस लाइन से नीचे ही, तो कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक बेटा, ये कौन सी कंडीशन के लिए? ये है 5वीं कंडीशन के लिए, जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु F पर हो। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 में क्या है? पॉइंट नंबर 6 में है जब वस्तु कहां पर स्थित हो? जब वस्तु F एवं P के बीच में स्थित हो। तो देखो, वस्तु मैंने कहा मान ली, वस्तु मैंने मान ली F और P के बीच में। तो देखिए, एक किरण में गुजारूंगा P से, इस तरह से परावर्तन के पश्चात ये इस तरह से चली जाएगी, और एक प्रकाशित किरण जो C से होते हुए जाएगी और परावर्तन के पश्चात जैसी आई थी उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये किरणें इधर तो एक दूसरे को ही काटने वाली है नहीं, इसलिए मुझे इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाना पड़ेगा। देखना है कि पीछे काटती है या नहीं। ठीक, तो ये किरणें पीछे हम डॉट डॉट बढ़ाते हैं, तो इस तरह से ये किरणें जहां भी काट जाएंगी प्रतिबिंब वही बन जाएगा। ठीक, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। और आप इस प्रतिबिंब को देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं ये प्रतिबिंब कब के लिए है? जब वस्तु कहां रखी हो? जब वस्तु F एवं P के मध्य हो। ठीक है, जब वस्तु P एवं F के मध्य होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर। ठीक, कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, आपको सभी को दिख रहा होगा, वस्तु से बड़ा। उल्टा है सीधा? देखो, जिस तरीके से वस्तु है उसी तरीके से प्रतिबिंब है, तो सीधा बनेगा। वास्तविक या आभासी किरणें पीछे बढ़ाने पर काट रही हैं, यानी किरण जबरदस्ती हमने कटवाई है, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा आभासी। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 6। और 6 कहां कहां बनेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। इनको देख लेना। थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए कंफ्यूज होगा, क्योंकि इस चित्र को थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बिल्कुल ये दूरियां सटीक होनी चाहिए, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर बिना इसके लिए हम ये दूरियां सटीक नहीं ले सकते, तो इसलिए इसको थोड़ा सा और ढंग से देखेंगे। ठीक, अब बात कर ले रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब आप उत्तल दर्पण को गौर से देखोगे तो सारे के सारे जो बिंदु हैं वो किधर हैं? मेरे राइट हैंड की तरफ है, और मुझे वस्तु किधर रखनी होगी? मुझे वस्तु हमेशा रखनी होती है उल्टे हाथ की तरफ। तो उल्टे हाथ की तरफ मात्र एक बिंदु है, और उस बिंदु का नाम है अनंत। आप P को भी बना सकते हैं,
बिंदु P और अनंत हो। तो इसलिए इस कंडीशन में मात्र एक प्रतिबिंब बनेगा। हम यहाँ पर दो प्रतिबिंब आपके लिए बनाएंगे। पहला प्रतिबिंब कौन सा होगा? हालांकि दोनों में एक जैसे प्रतिबिंब आएंगे, जो आप प्रतिबिंबों के बारे में जानकारी दोगे वो एक जैसी आएंगी, इसलिए मैंने एक कहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा दो। तो पहला क्या है? पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो जब वस्तु, देखो अगर वस्तु अनंत पर है तो जो प्रकाशित किरणें दर्पण पर आपतित होंगी, आपतित होने के बाद इनको किधर जाना है? इनको जाना है फोकस बिंदु पर। और फोकस बिंदु किधर है? देखो यहाँ पर। तो ये किरणें इस दर्पण को फोड़कर जा नहीं सकती, तो इसलिए ये प्रकाशित किरण वापस चली जाती है इस तरीके से। जब मैं इनको पीछे बढ़ाता हूं तो ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये फोकस बिंदु से होकर के गुजर रही हो। ठीक बेटा, तो ये सभी किरणें कहाँ काटी? सभी काटी किरणें ये F पर। तो आप क्या लिखोगे? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर बनता है। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं ये वास्तविक है आभासी किरणें डॉट डॉट में पीछे बढ़ाने पर काट रही हैं, तो इसलिए प्रतिबिंब होगा आभासी, छोटा होगा या बड़ा होगा। आप आसानी से पता लगा सकते हैं प्रतिबिंब होगा छोटा। क्यों? वस्तु की बड़ी और प्रतिबिंब बिंदु के आकार का। अब उल्टा या सीधा प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सीधा, लेकिन यहाँ आपको इस चित्र में दिखाई देने वाला नहीं है, लेकिन आप इस चित्र में इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत और P के बीच में कहीं रही हो। तो देखिए मैंने यहाँ रख दिया वस्तु को अनंत और P के बीच में। इससे दो प्रकाशित किरणें चलेंगी। पहली प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये कहां से होकर के गुजरेगी? ये F से होकर के गुजरती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से, ठीक। और एक प्रकाशित किरण जो C की तरफ जाएगी, बेटा देखो ठीक है, एक प्रकाशित किरण जो C की ओर जाएगी इस तरीके से, और यहां से टकराने के बाद वापस इधर ही लौट जाएगी, ठीक। तो ये दोनों किरणें देखिए, इधर तो ये कभी काटने वाली है नहीं परावर्तन के पश्चात। अगर मैं इनको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये किरणें यहाँ पर काटेंगी, तो इसलिए प्रतिबिंब इस ही बिंदु पर प्राप्त हो जाएगा। और ये जो बिंदु मुझे प्राप्त हुआ, ये बिंदु कहाँ पर है? ये बिंदु है P और F के बीच में। ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन जब है जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु अनंत एवं P के मध्य हो, ठीक बेटा। तो देखिए, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहले इसकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो प्रतिबिंब बनेगा P और F के मध्य। कैसा बनेगा? देखिए इसके बाद आभासी ही बनेगा, ठीक। तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और इसके बाद सीधा बनेगा। अब की बात आपको सीधा कैसे बनना है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसी वस्तु और ऐसा ही प्रतिबिंब, बस कैसा प्राप्त हो रहा है? सीधा प्राप्त हो रहा है और छोटा प्राप्त हो रहा है। तो ये दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना आज आपको समझाया गया है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ठीक तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। जहां समझ में नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर देखेंगे, कोशिश करेंगे पूरी तरीके से